नमस्कार। कोरिया के लोग नेपालियों का बड़ा सम्मान कर रहे हैं और भारतीयों को बड़ा बेइज्जत कर रहे हैं। उसी कोरिया ने चीन नेपाल के बारे में एक वीडियो निकाली है कि हाँ, चाइना के पास ताकत है नेपाल तक रेलवे लाइन बिछाने की। यही वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कोरियन वीडियो है। इस वीडियो को हम कहाँ से लाए तो पहले देखिए ये वीडियो क्लिप, उसके बाद दिखाएंगे वो पूरी वीडियो जो कि कोरिया में बनी है नेपाल और चाइना के बारे में। ये जो गाना है ये अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की है और बंगाल का एक लड़का है सम्राट चौधरी। एससी म्यूजिक पे ये गाना आपको मिलेगा। इन्हीं का एक चैनल है इंडी वर्ल्ड इंटरटेनमेंट, उससे हमने ये वीडियो ली है। ये कोरियन भी जानते हैं, रशियन भी जानते हैं, जापानीज भी जानते हैं, हर भाषा जानते हैं। और इन्होंने डबिंग किया है हिंदी में इसी वीडियो का चीन नेपाल रेलवे पे। तो इन्होंने हिंदी में डबिंग किया, उस वीडियो को हम आपको सुना रहे हैं। और जानकारी के लिए आपको एक चीज बता देते हैं कि इंडी वर्ल्ड इंटरटेनमेंट टीवी, माफ कीजिए, इंडी वर्ल्ड इंटरटेनमेंट जो चैनल है उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहां से पैसा कमा सकते हैं। और एससी म्यूजिक में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां अपने पसंद के नेपाली हिंदी गाने, मिक्स गाने बनवा सकते हैं, वहां से भी पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, ये फोन नंबर है, यहाँ आप बात कर लीजिए और क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे इस चैनल के माध्यम से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो क्लिप। रेंज हिमालय को पार करने की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन ये प्रोजेक्ट वास्तव में चल रही है और इस रेलवे के निर्माण में शामिल हैं चीन और नेपाल। चीन और दक्षिण एशिया के लिए हिमालय पर्वत एक फिजिकल बॉर्डर और ब्लॉक्ड है और दोनों देश यहाँ रेलवे बनाकर पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में इस पर लंबे समय से चर्चा हो रही है। 1973 में सो कॉल्ड चीनी नेता माओ जेडोंग ने नेपाल के राजा बीरेंद्र से मुलाकात की थी। हालांकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की कमी और इंटरनेशनल सिचुएशन सहित विभिन्न कारणों से ये वास्तविकता नहीं बन पाई। इसी बीच अगस्त 2022 में एक मीटिंग के बाद नेपाली विदेश मंत्री ओली और चीनी विदेश मंत्री वांग यू ने योजनाओं की घोषणा की। हिमालय पर्वत के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे का निर्माण करेंगे तथा इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि वे विस्तृत कार्य के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें 2023 तक एरियल सर्वेइंग और मैपिंग और इस वर्ष से शुरू होने वाले जियोलॉजिकल सर्वेज, साथ ही कंस्ट्रक्शन कंडीशन इंजीनियरिंग अध्ययन शामिल हैं। इस रेलवे का निर्माण तिब्बत, चीन के लासा शिगात से रेलवे लाइन में किया जाएगा। आप इसे कनेक्शन के रूप में सोच सकते हैं। ये लाइन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन की राजधानी लासा को तिब्बत के दूसरे बड़े शहर शिगात्से से जोड़ती है। एट वन एंड ऑफ दिस लाइन शिगात से तिब्बत के जिलोंग क्षेत्र को जोड़ता है और यहाँ से नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ता है, जो कि नेपाल का एक प्रमुख शहर है। पोखरा और लुम्बिनिया भी इससे जुड़ेंगे। आप ऐसा सोच सकते हैं, इस मार्ग को बनाने की दूरी 170 किमी है, जो कि निर्माण के लिए पर्याप्त है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ हिमालय है, जिसमें विशेष रूप से नेपाल की ओर का हिमालय शामिल है, जिसमें माउंट एवरेस्ट तथा 14 हिमालय माउंटेन रेंज है। इन्हें 8 चोटियों वाले काफी ऊंचे और उबड़ खाबड़ क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए बहुत लंबे समय तक दोनों इलाकों को जोड़ पाना आसान नहीं था। तो रेलवे के निर्माण में स्पेसिफिक डिफिकल्टीज क्या हैं? सबसे पहले नेचुरल कंडीशंस अवश्य ही एक बड़ी बाधा है। ये हिमालय ओरोजेनिक बेल्ट से संबंधित है और वास्तव में ये भूकंप से पूरी तरह मुक्त जगह नहीं मानी जा सकती, क्योंकि 2015 में नेपाल एक बड़े भूकंप से तबाह हो गया था। हिमालय क्षेत्र का भूभाग बहुत उबड़ खाबड़ है और जलवायु जिसकी भविष्यवाणी करना कठिन है, और यदि कोई अनएक्सपेक्टेड लैंडस्लाइड होता है तो सीरियस कैजुअल्टीज हो सकते हैं। साथ ही अल्पाइन क्षेत्र में निर्माण करना शायद आसान ना भी हो। यहाँ पे लोगों और मटेरियल्स का मूवमेंट करना आसान नहीं है और ऊंचे इलाकों में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों के लिए कुशलता से काम करना कठिन है। हालांकि श्रमिकों को नियमित और स्टेबल सप्लाईज प्रदान की जानी चाहिए। यदि ऑक्सीजन सप्लाई संभव हो तो ये पर्याप्त समाधान होगा। साथ ही रेलवे के लिए हिमालय के सभी उबड़ खाबड़ इलाकों में यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भारी मात्रा में सुरंग निर्माण की जरूरत होगी। प्रिलिमिनरी फीजिबिलिटी स्टडी के अनुसार सुरंग की आवश्यक लंबाई लगभग 66 किमी होगी। हालांकि चाइना में सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं को अंजाम देते हुए चीन ने टनल एक्सकवेटर्स के विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया है, इसलिए ये अब एक महत्वपूर्ण स्तर पर है।
और ये एक्सकवेटिंग इक्विपमेंट, जिसे शील्ड मशीन कहा जाता है, अब दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, चीन की बड़ी शील्ड टनलिंग मशीन यंगझोउ का आकार बहुत बड़ा है, जिसकी कुल लंबाई 135 मीटर और वजन 4350 टन है और एक्सकवेशन डायमीटर 15 मीटर है। हो सकता है कि चीन इस प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज करने में सक्षम हो, क्योंकि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये ऊबड़ खाबड़ इलाके में एक विशाल मशीन का उपयोग करता है। बहुत सारी कॉस्ट हो सकती हैं और कुछ हिस्सों को करना कठिन है, लेकिन यदि उपयोग किया जाए तो ये संभव है कि एक ही समय में एक हाई टनल खोदें तथा एक कन्वेयर सिस्टम का उपयोग करके खोदी गई मिट्टी को सुरंग से कुशलतापूर्वक बाहर निकालें। ये महंगा है, लेकिन इस समस्या को टेक्निकली दूर किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इंटरनेशनल लॉ है, और ये कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 3 बिलियन से 8 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। 2022 तक नेपाल की जीडीपी 40.8 बिलियन डॉलर है और पर कैपिटा जीडीपी लगभग $1,300 है। इसीलिए पूरी तरह से इसे एक गरीब देश माना जा सकता है। इसलिए नेपाल के लिए निश्चित तौर पर यह प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल होगा और नो डाउट चीन की मदद की आवश्यकता होगी। चीन भी सक्रिय रूप से समर्थन करने व निवेश करने को तैयार है, लेकिन चूंकि ये काफी बड़ी रकम है, मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए कि ये योजना कैसे आगे बढ़ती है। नेपाल केवल लोन के रूप में धन नहीं जुटा सकता, क्योंकि इसका अंत श्रीलंका की तरह हो सकता है, जिसके लैंडस्केप को गंभीर झटका लगा है। देखिए, कोरिया में नेपालियों का ठीक मानते हैं नेपाल के लोगों को कोरिया के लोग, और भारतीय लोगों को अच्छा नहीं मानते। इसके दो कारण हैं। एक तो साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में बहुत सारे मुद्दों पे कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि साउथ कोरिया भी बढ़िया इकोनॉमी वाला देश है। दूसरा, नेपाल के लोग थोड़ा गोरा होते हैं, इंडिया के लोग गेहुआ रंग के होते हैं। ध्यान में रखिए, इंडिया जो है वो काले लोगों का देश नहीं, बल्कि गेहूं रंग के लोगों का देश है। काला जो देश है वो अफ्रीका आता है, इंडिया नहीं। नेपाली क्या बोलते हैं, इंडिया तो काले लोगों का देश है। आपकी गलत फहमी है। नेपाल भी काले लोगों का देश है। नेपाल की तो आधा जनसंख्या काली है। नेपाल की जनसंख्या 2,91,00,000, जिसमें 120 करोड़ मधेसी लोग हैं, वो भी तो बिहारियों जैसे ही है। तो यानी नेपाल भी काले लोगों का ही देश है। लेकिन फिर भी नेपाल के पहाड़ी लोग ज़्यादा गोरे होते हैं। वो जाते हैं कोरिया में तो उनको लगता है कि नेपाल की ऑल पॉपुलेशन गोरी होती है, कोरियन लोगों को, इसलिए वो उनका थोड़ा इज्जत कर लेते हैं। इंडियंस का नहीं करते कोरियन लोग इज्जत। अब बात करते हैं, जो कोरिया ने कहा कि चीन नेपाल रेलवे लाइन बन सकती है। देखिए, इस पे हमने वही कह चुके हैं कि ये 5-6 बिलियन डॉलर, लगभग 8 खरब रुपए जाएगा बनते बनते चीन नेपाल रेलवे लाइन। इसे बनना चाहिए, लेकिन नेपाल अपने पैसे से बनाएगा। अगर नेपाल ने चीन से पैसा लेके ये बनाया तो नेपाल डूब गया, समझ लीजिए। तब आपकी ताकत नहीं है कि चीन का पैसा चुका पाओ। तब आप जीडीपी के 60-70-80% लोन पे चले जाएंगे, और जो देश जीडीपी का 70-80% लोन पे चले जाता है वो डूब जाता है। अब आप बोलेंगे जापान तो 107% है, अमेरिका भी 100% पार है जीडीपी का लोन। तो उन्होंने तो वैसे धंधे खोल रखे जहां से कमाई होती है। उन्होंने कर्जा लिया और कर्जा की फैक्ट्रियां डाल दी, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां से कमाई होती। चीन नेपाल रेलवे लाइन से क्या कमाई हो सकती? बहुत कम। कुछ पर्यटन जरूर बढ़ेगा, पर इतना नहीं हो सकता है कि 8 खरब रुपए की कमाई नेपाल 10-15 साल में कर ले। इतना कमाई नहीं होगी। चीन नेपाल रेलवे लाइन नेपाल का स्वाभिमान है, इसे बनना चाहिए, लेकिन नेपाल के अपने पैसे से। धन्यवाद।